गुड आफ्टरनून गाइज। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोजन का नियम। देखिए, इस रासायनिक संयोजन के नियम को हम संयोग का नियम भी कहते हैं। संयोजन को हम संयोग भी कहते हैं। रासायनिक संयोजन का नियम या रासायनिक संयोग का नियम, यह जो नियम होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। पहला जो नियम होता है वह होता है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हम द्रव्य की अविनाशिता का भी नियम कहते हैं। अविनाशिता का भी नियम कहते हैं। दूसरा जो नियम होता है वह होता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक। तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा होता है गे-लुसैक का नियम। और पांचवा होता है हमारा तुल्य या व्युत्क्रम। तुल्य या व्युत्क्रम नियम। तो इन पांचों नियम को हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो पहला नियम हमारा आ जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण, तो देखिए इस नियम को 1789 में, किस सन में? 1789 में एक वैज्ञानिक थे लेवाइसिए। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था और इस नियम की जो पुष्टि की थी वह की थी लैंडोल्ट ने। किसने की थी? लैंडोल्ट ने। मतलब प्रतिपादन तो लेवाइसिए ने किया था, बट इसकी जो पुष्टि है, जो इसका सत्यापन है, वो लैंडोल्ट ने किया था। इन्होंने क्या कहा था कि इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जैसे ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए इसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। मतलब कि न तो इसको नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब द्रव्य क्या है? अविनाशी है, इसलिए इसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। अब अगर इसको रासायनिक अभिक्रिया में इस डिफिनेशन को देखा जाए तो आपको पता है कि जो हमारा रासायनिक इक्वेशन होता है वह अभिकारक और उत्पाद से मिलकर बना होता है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है वह कहलाता है उत्पाद। तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वह उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमने सोडियम का रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड के साथ कराया, तो हमको उत्पाद के रूप में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो देखिए, ये सोडियम का हमने सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे अभिकारक कौन है? सोडियम और AgCl। अब इनके द्रव्यमानों का योग हमको निकालना है। तो देखिए, सोडियम का द्रव्यमान हो गया 23 और सिल्वर का 108 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इन तीनों को ऐड करने पे अभिकारक का टोटल द्रव्यमान आ गया 166.5। इसी तरीके से जो उत्पाद हमारा प्राप्त हुआ है वह NaCl और Ag प्राप्त हुआ है। तो NaCl का द्रव्यमान हम लिखें तो सोडियम का 23 हो गया, क्लोरीन का 35.5 और सिल्वर का हो गया 108। तीनों का योग हमने निकाला तो आ गया 166.5। इसका मतलब कि अभिकारक का जो टोटल द्रव्यमान है वो उत्पाद के टोटल द्रव्यमान के क्या है? बराबर है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम को हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो यह जो होता है, इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया में लिया जाए तो अभिकारकों जब
का को जो जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। नोट में हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया है कि आइंस्टीन का जो ऊर्जा समीकरण है, आपने पढ़ा है E बराबर mc², इसके अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। इसलिए पूरे विश्व का जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित नहीं होता, अपितु द्रव्यमान और ऊर्जा का योग संरक्षित होता है। ठीक, अब दूसरा नियम हमारा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का जो नियम है, इस नियम का प्रतिपादन जो है वह 1799 में प्राउस्ट ने किया था, लेकिन इसकी जो पुष्टि है वह स्टास और एक साइंटिस्ट थे आपके रिचार्ड्स इसकी पुष्टि जो है स्टास और रिचार्ड्स ने की थी। मतलब प्रतिपादन किसने किया था नियम का? 1799 में प्राउस्ट ने किया था, बट इसकी जो पुष्टि है, इसका जो सत्यापन है वो स्टास और रिचार्ड ने किया था। इन्होंने अपने नियम में क्या कहा कि किसी यौगिक को, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हो या किसी भी विधि, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित या स्थिर भारात्मक अनुपात होता है। जैसे जल है, जल आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, चाहे वो आपके नल का जल हो, चाहे नदी का जल हो, चाहे तालाब का जल हो, उस जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे वो सदैव 1:8 होगा। ठीक है, आपको पता है H का होता है 1, और यहाँ पे H2O, H के हाइड्रोजन के कितने अणु है? 2, तो 2 × 1 हो गया, और ऑक्सीजन का भार होता है 16, 2:16, और जब ये दोनों कटा तो 1:8 आ गया। तो वह जल आपकी किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें जो भारात्मक अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वह हमेशा 1:8 ही होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, अब यह CO2 जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अब इस CO2 को आप चाहे तो वायु में जलाकर प्राप्त करिए, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त कीजिए, या सोडियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा प्राप्त कीजिए। इन तीनों विधि से जो प्राप्त CO2 होगा उसमें कार्बन व ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होगा वो देखिए कितना होगा। कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 2 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो 12 और 2 × 16 बराबर हो गया 32, मतलब 12 हो गया 32। और जब इसको हम भाग देंगे तो ये हो गया 4 × 3 12 और 4 × 8 32, 3:8। तो वो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, CO2 गैस, चाहे जिस विधि से आप प्राप्त कीजिए, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होगा वह सदैव कितना होगा? 3:8। यही है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जो है वो जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने किस सन में किया था? 1803 में किया था। और इसकी जो पुष्टि है वह बर्जीलियस ने की थी। ठीक, इन्होंने अपने नियम में क्या कहा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके जुड़कर 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, आपस में एक सरल गुणित अनुपात में होता है। अब जैसे देखिए, हमने कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। इस कार्बन और ऑक्सीजन से हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 12:16 है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 12:32 है। अब इन दोनों में अगर हम ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो हमारे अनुपात 16:32 मतलब 1:2 होगा, जो कि एक सरल गुणित अनुपात में है। इसी प्रकार अगर हम एक आपका तत्व सल्फर ले लेते हैं और दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो इन दोनों से हम एक दूसरा यौगिक बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, इस सल्फर डाइऑक्साइड में SO का जो S और O सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात है वो आपका 32:32 है। सल्फर का भी 32 होता है और ऑक्सीजन का भी, क्योंकि ऑक्सीजन का 16
ऑक्सीजन के 2 अणु है तो 2 × 16 कितना हो गया 32, तो 32 हो गया। इसी तरीके से SO3 में अगर सल्फर का देखें तो 32 और ऑक्सीजन के 3 अणु है तो 16 तियाँ कितना हो गया 48, 32:48। अब इन दोनों में अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो देखें, अनुपात देखें, तो 32:48 बराबर 2:3। ये भी एक हमारा सरल गुणित अनुपात है। सरल गुणित अनुपात का मतलब 1:2 आए, 2:3 आए, 3:4 आए, तो इस अनुपात को, या 1:2:3, तो इस अनुपात को हम कहते हैं सरल गुणित अनुपात। अगला नियम है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। देखिए इस नियम को प्रतिपादित किया था रिचर, जिसे हम रिक्टर भी कहते हैं। रिक्टर ने किया था 1792 में किया था। किस सन में 1792 में किया था। और इसकी जो पुष्टि है वह स्टास ने की थी। इस नियम की पुष्टि स्टास ने की थी। इन्होंने अपने नियम में क्या कहा था कि जब दो तत्व जो कि दोनों क्या हो अलग अलग हो, जिस भारानुपात में किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो वे आपस में भी उसी भारानुपात में या उसके गुणित भारानुपात में संयोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने 3 तत्व ले लिया आपका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तो एक यौगिक बनाएंगे CH4, मीथेन मान लेते हैं कि, और H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में जुड़ेंगे तो उन्होंने बनाया H2O। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं तो वो बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ भी बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। हमने मान लिया कि CH आपस में जुड़कर CH4 बनाए, OH आपस में जुड़कर H2O बनाए और CO आपस में जुड़कर CO2 बनाए। अब यहाँ पे देखा जाए इनका अनुपात तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन इसके अणु 4 हैं तो 4 × 1 हो गया 4। इन दोनों में रेशियो देखा जाए तो 3:1 का आ रहा है। इसी तरीके से H2O में देखा जाए जल का तो 2 × 1 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16, आ गया 1:8। CO2 में देखा जाए तो अभी हमने जस्ट निकाला है 3:8। अब अगर यहाँ से हम देखें CH4 और CO2 में तो इन दोनों में कार्बन का जो रेशियो है वो 3 ही आ रहा है, लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ से देखें, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन का देखें तो जो भारात्मक अनुपात आ रहा है वो 1:8 आ रहा है, जो कि इसके क्या है बराबर है। यही है इसका गुणित भारानुपात। ठीक। अब अगर दूसरे एग्जाम्पल में हमने ले लिया 3 तत्व आपका ले लिया, एक Na ले लिया सोडियम, दूसरा क्लोरीन ले लिया और तीसरा ले लिया हाइड्रोजन। सोडियम क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना सकता है, सोडियम हाइड्रोजन से मिलकर सोडियम हाइड्राइड बना सकता है और क्लोरीन हाइड्रोजन से मिलकर HCl बना सकता है। यहाँ पे देखें सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो रेशियो है वो सोडियम का हो गया 23 भार, क्लोरीन का होता है 35.5। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो 23:1 हो गया और यहाँ पे HCl का देखें 1:35.5 हो गया। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ सोडियम का आपका 23 होता ही है। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन और Cl का देखें, हम हाइड्रोजन और Cl का अनुपात देखें तो हमारा 1:35.5 आ रहा है, जो कि इस अनुपात के बराबर है। इसका मतलब कि जो भी तत्व आपस में संयोग करते हैं उनके भारानुपात में या उसके गुणित भारानुपात में वही फिर संयोग करके बनाते हैं। 5वां नियम है गे-लुसैक का नियम। गे-लुसैक का जो नियम है, इस नियम को 1808 में गे-लुसैक ने ही दिया था। किसने दिया था? गे-लुसैक ने। और इन्होंने अपने ही नाम पर इसका जो है नाम कर दिया गे-लुसैक। अपने ही नाम पर इस नियम का नाम रख दिया गे-लुसैक का नियम। यह जो नियम है यह स्थिर ताप व दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया के अभिकारक व उत्पादों के आयतन आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया से प्राप्त गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। अब जैसे मान लिए कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना रहा है? HCl। बैलेंस किया तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु थे, क्लोरीन के दो अणु थे, दोनों मिलकर
HCl के 2 अणु बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके आगे कोई डिजिट लिखी है नहीं लिखी है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन का 1 मोल है। इस तरीके से हमने यहाँ पे मान लिया क्लोरीन के कितने हो गए, 1 मोल। यहाँ HCl के आगे 2 लिखा है, तो इसका मतलब HCl के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2। अब इसी मोलों की संख्या को अगर हम आयतन में लिखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया 1 आयतन, क्लोरीन का हो गया 1 आयतन और HCl के कितने हो गए, 2 आयतन। अब इनके आयतनों में अगर हम अनुपात देखें तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl का अनुपात जो आ रहा है वो 1:1:2 आ रहा है, जो कि एक सरल गुणित अनुपात में, एक सरल अनुपात में है। अब इसी तरीके से अगर अगला एग्जाम्पल हम देखें तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक है आपका N2 और ये मिल रहा है, क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन से और बना रहा है 2NH3 मतलब अमोनिया गैस। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, गैस। देखिए नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी आपका गैस बन रहा है। यहाँ पे हम इसके कितने आयतन मान सकते हैं, 1 आयतन। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आयतन हैं, 3 आयतन हैं, 3 आयतन। और यहाँ पे जो अमोनिया है उसके कितने आयतन हैं, 2 आयतन। अब अगर इन तीनों में हम जो है रेशियो निकालें, अनुपात देखें तो N2 अनुपाते H2 अनुपाते NH3 का जो अनुपात आ रहा है वह 1:3:2 आ रहा है, जो कि एक सरल अनुपात में है। ठीक, तो ये है आपका गे-लुसैग का नियम। अब अगला है आपका आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या है, तो यह नियम जो है STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब मानक ताप और दाब या समान ताप और दाब। तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। अब एग्जाम्पल पर जैसे ये आपका हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 आयतन है, क्लोरीन का 1 आयतन है और HCl के 2 आयतन हैं। अब अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि N को लिख सकते हैं 1 अणु, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अणु और इसको हम लिख सकते हैं 2 अणु, लिख सकते हैं। अब 1 अणु को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाफ अणु, इसको भी हम लिख सकते हैं आधा अणु, हाफ अणु, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर दोनों में सब में 2 से डिवाइड करते जाएं तो 2:2 कितना आ जाएगा, 1 अणु आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए एक अणु जो आपका है ये आधा अणु और आधा अणु, ये जो आपका है आधा अणु यह 1 परमाणु के बराबर हो जाएगा, ये आधा अणु आपका 1 परमाणु के बराबर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 अणु। इसका मतलब हाइड्रोजन व क्लोरीन के 1 अणु में 2-2 परमाणु होते हैं, मतलब HCl के 1 अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु। ठीक है, तो हाइड्रोजन व क्लोरीन के 1 अणु में 2-2 परमाणु होते हैं। इस प्रकार यह जो है आवोगाद्रो के नियम की पुष्टि करता है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक